आपके पढ़ाई में कोई विकल्प नहीं, नहीं, हाँ ये बात है। जैसे विकल्प उसको करना ही है, कैसे भी करके करना है। तो परेशानी सब जगह रहेगा, परेशानी का अंत नहीं। कभी ये मत सोचिए ना कि ये काम हो जाएगा ना तो फिर खूब मन से पढ़ते, फिर अगला काम आ जाएगा। पढ़ते रहिए, काम होता रहेगा। इसी में इंजॉय भी करते रहिए। किसी के शादी आए तो नहीं आएंगे, बहुत पढ़ना तो नज़र लग जाएगा। सदिया में चलिए, जल्दी आ जाइए, तुरंत चलिए, खाली जो मिले वही भगोस के चले। स्टार्टर दबा के खा लीजिए, चल दीजिए। हाँ नहीं, अब लिट्टी खाइए, अपना क्या करना है। हम लोग जब स्टूडेंट थे BHU में, एक तो कोट हमेशा तैयार रखते थे, क्या के लिए भाई बढ़िया बढ़िया सेमिनार होगा, कोट टाइप रखेंगे, कौन पूछेगा कहाँ से आया हो, खा पी के चले अपना, तुम करते रहो सेमिनार। ऐसा नहीं है वो। और विद्यार्थी में सोचता है, अब जब विद्यार्थी थे तो टीटी जब टिकट नहीं है पहुँच जाए, अरे लगता कैसे पहचान लेता है कि टिकट नहीं है। और जब टिकट लेके चलने लगे, एक बार नहीं पूछे, तो जाके घुरिया के उसके आसपास सटे आदमी को, अब तो पूछो तो खट से निकालेंगे टिकट है। ठीक है, जैसे मैथ का कुछ फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग कुछ बातें लिख लीजिए। मैथ का जो बेसिक फार्मूला है, किसका, लाभ और हानि का, प्रतिशतता का, सिंप्लीफिकेशन का, इन सब चीज़ों का, मैंने कि कम से कम जो अग्रवाल साहब की जो किताब है, YD शर्मा की जो किताब है, उन सब में से किसी को भी एक को फॉलो कीजिए। 16 आदमी एक काम को 8 दिन में करता है। 16 आदमी एक काम को 8 दिन में करता है, तो 32 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, और 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? जान के बताइए। 16 दिन लगेगा। और ये 10 आदमी हो जाए तो सवाल को फिर पेन से बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जब वो सूत्र में है कि 4 का गुणक में दे रहे हैं तो आसानी से हो जा रहा है, 8 के गुणक में देना आसानी से हो रहा है। लेकिन जब वहीं पे बोलेंगे कि 7 दिन में कितना आदमी मिलकर करेगा, तो आपके लिए एक सूत्र चाहिए, उसी को फार्मूला कहते हैं। ऐसे कॉमन सेंस है, बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन इसीलिए सूत्र चाहिए। हम तो क्या बोल रहे हैं कि सूत्र याद रखिए, इसका फार्मूला। ठीक है, मान लीजिए 100 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन जा रही है और एक दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है। तो ऐसे में यदि 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, होता है ना, तो इस पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। कितने देर तक? यदि ट्रेन की लंबाई 500-500 मीटर है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रहेगी, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहेगा। ऐसा सवाल हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना सवाल। तो इसके लिए सूत्र चाहिए। ठीक है, 100 रुपये का कोई सामान है, कोई 20 रुपये के लाभ से बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है। 20 रुपये के लाभ से यदि बेचता है तो 15% का लाभ होता है। किसी सामान को 20 रुपये का बढ़ा के बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है? 15%। तो उसको 25% लाभ के लिए कितने रुपये बढ़ाना पड़ेगा? समझ रहे बात को? कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है, लेकिन इसी में लोग गलती करते हैं। 10 में 10 सही होना चाहिए। जैसे आप लोग का, क्यों आप अभी आए हैं, आज से प्रण कर लीजिए कि कुछ भी होगा आधा घंटा मैथ बना के ही चलेंगे। सुबह उठे, फ्रेश हुए, आधा घंटा 1 घंटा मैथ बनाएंगे। क्या होगा? दिमाग शार्प हो जाएगा। देखिएगा, कहता है कि फलना IIT का लड़का था और UPA से निकाल लिया, तो वो IIT पूछिए कौन सब्जेक्ट लिए थे, तो बोला इंजीनियरिंग नहीं लिए थे। क्या लिए थे? ज्योग्राफी लिए थे। सब्जेक्ट लिया आपका, लड़का है IIT का, कर गया टॉप। बोला ना IIT का ना है, ब्रेन एकदम टॉप होता है, खूब पढ़ाई करेगा। क्या IIT वाला का मतलब अलग से ब्रेन लगाया जाता है क्या कि भाई IIT वाला का सांचा है? वो मैथमेटिकली सोचता है, तर्क शास्त्र से सोचता है, ठीक है, लॉजिकली सोचता है। दैट इज़ कॉल्ड IIT। तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी सोच सकता है। धीरू भाई अंबानी IITian थे, कई वो IITian को एम्प्लॉय रखे हुए हैं, गिनती नहीं होगा। तो अपने खुद ही को इतना बुलंद कीजिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है। जब आप स्टेज पे चढ़िए भाषण देने के लिए, तो आप ही आप हैं। अपने आप को अंदर से बुलंद कीजिए। किसी भी परीक्षा का 3 स्तर होता है, उसमें सबसे आखिरी स्तर आपका अभी शुरू हो गया है। क्या है? पर्सनालिटी। आज के बाद से कभी भी चलिए, कहीं किसी से बात कीजिए, आपको लगना चाहिए कि एक अधिकारी है, एक फ्यूचर IAS से बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
यह जज्बा पैदा कीजिए। यह हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम अधिकारी हैं, तो बनेंगे कैसे? वचने किम दरिद्रता। हम चलेंगे तो प्रॉपर एकदम शर्ट पैंट पहनेंगे, ये नहीं कि जैसे तैसे चलेंगे कहीं। अरे पढ़ रहे हैं तो मतलब गलत काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग कल आ गए थे कहाँ तक? 1765 तक आ गए थे, ठीक है ना। उसमें से कुछ बातें, चूँकि यह जो 40 दिन का क्लास है उसका यह थ्योरेटिकल क्लास का चौथा दिन है, जिसमें 2 दिन मैंने आप लोगों को, एक दिन पूरा का पूरा सिलेबस बताया था, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। दूसरे दिन मैंने एक रूटीन बताया था आपको कि 40 दिनों में आपको अपने लिए क्या रूटीन रखना है इस क्लास के अलावा। और आज तीसरे दिन मैंने मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट किया था, उसमें 1765 तक हम लोग पहुँच गए थे। 1765 के आगे मैं उन्हीं बिंदुओं को बताऊँगा जिनसे प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक है। वो भी नहीं कि सब प्रश्न वहीं से आएंगे, लेकिन 60% तक सवाल वहाँ से आते हैं। बाकी आप 8 घंटा 10 घंटा घर पे ही पढ़ेंगे, हमारे रूटीन को फॉलो करेंगे, संभव ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, एकदम होगा, निश्चित होगा। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए, आइए लिखिए। मॉडर्न इंडिया में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था है जिससे बार बार सवाल पूछा जाता है। पहला लिखिए, पहली भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, लिखिए स्थायी बंदोबस्त। दूसरा का नाम है रैयतवाड़ी और तीसरा का नाम है महालवाड़ी। 3 तरह की है। पहला का क्या नाम है? स्थायी बंदोबस्त। दूसरे का नाम है रैयतवाड़ी, और तीसरे का नाम है महालवाड़ी। इसको कौन शुरू किया था? कॉर्नवालिस कब शुरू किया था? 93। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी कौन? रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। हाँ, मुनरो एम रीड, इसका कौन शुरू किया था? मुनरो प्लस रीड, टॉमस मुनरो और रीड, कैप्टन रीड। चलिए, ठीक है, समय महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा वाला को कौन शुरू किया था? महालवाड़ी हैं? मर्किंजे, ठीक है। इसमें पूछता है कहाँ कहाँ लागू था। सवाल ये नहीं पूछेगा कि किसने किया था, बहुत रेयर पूछेगा। जो सवाल पूछेगा वो क्या है? कहाँ कहाँ लागू था। लिखिए, जो स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में बनारस तक, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में कहाँ तक? बनारस तक। रैयतवाड़ी लिखिए, रैयतवाड़ी तमिलनाडु में शुरू किया गया था बारामहल से, लेकिन बाद में मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग में। कहाँ से शुरू हुआ था? तमिलनाडु से शुरू हुआ। कई बार, एक बार पूछा था, यूपीपीसीएस से पूछा था कि तमिलनाडु में किस जगह से शुरू हुआ था, तो उस जगह का नाम है बारामहल। क्या नाम था? बारामहल से, ठीक है। फिर मद्रास में तो है ही, उसके अलावा बम्बई और कुर्ग और असम, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कौन लागू हुआ था? ये वाला। यूपी में बनारस के बाद वाला जो पार्ट है उसमें फिर मध्य प्रांत, यानी जो आज का एमपी है, मध्य प्रांत। और कहाँ पर था? पंजाब, ठीक है। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या किया कि एक जमींदारी प्रथा रखी गई। जमींदारी प्रथा कि आपको हम दे दिए कि भाई इतना ज़मीन आपको दे देते हैं और इसका इतना हम आपसे लेंगे, बाकी आपको जितना वसूलना है वसूल लीजिए। इसमें कितना निगेटिव बात है, समझ आ रही है प्रियंका? मान लीजिए हमने किसी को 10 बीघा ज़मीन दे दिया कि 10 बीघा का जो है साल भर में हम 2 लाख रुपया लेंगे आपसे, अब आप जितना निकाल लीजिए। तो क्या करेगा? मार के किसान का खाल ना नोच लेगा कि 2 लाख तो हमको देना है और हमको 2 लाख जब देंगे तो 3 लाख कमाना है, तो किसान के पास क्या बचेगा? कुछ।
तो एक नया भूवर्ग का गठन या उदय किस व्यवस्था से हुआ? स्थायी व्यवस्था से। इसमें लगान का दर क्या था? 11, 10/11, 11 में 10 भाग। समझ रहे कितना है? सारा चीज़ तो लगाने हो गया, एक भाग उसको रहेगा केवल उसके पास एक भाग रहेगा। 11 भाग होगा ना, तो 10 भाग लगान दे देना है और एक भाग रहेगा किसान के पास। यानी भूमि की लगान का लिख लीजिए, भूमि के लगान का 10/11 भाग स्थाई में, भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना है और 1/11 भाग जमींदारों के पास रहेगा। सवाल दूसरा इससे बड़ी जो पूछता है वो है कि सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? रैयतवाड़ी। और यदि बीपीएससी को पूछना होगा तो पूछेगा कितने प्रतिशत भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। यूपीएससी पूछेगा सर्वाधिक पर कौन लागू था, बीपीएससी क्या पूछेगा? कितने प्रतिशत पर। और ऑप्शन क्या देगा? 49%, 47%, 45%, 51%, ऐसे। अब एकदम कन्फर्म आता है तो ई, एक 5वां ऑप्शन दे देगा, ई ऑप्शन। आंसर होगा 51%। पूरे संपूर्ण ब्रिटिश, जो ब्रिटिश मान लीजिए इतना भारत है ना पूरा, उसके 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। चलिए, रैयत मतलब क्या होता है? रैयत मतलब, रैयत शब्द का अर्थ सुने आप लोग? या हम रैयत हैं, हम आपकी रैयत हैं। रैयत मतलब किसान नहीं, रैयत मतलब किसान। हम आपकी रैयत हैं मतलब हम आपके किसान। रैयत मतलब किसान, ठीक है। भूमि का मालिकाना हक इसमें रैयत को दिया गया, यानी किसान को दिया गया। भूमि का मालिकाना हक रैयतवाड़ी में किसको दिया गया? किसान को दिया गया। और इसके पंजाब में क्या किया गया? महाल बनाया गया। महाल मतलब जमीन का समूह को महाल कहते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था यानी कि एक बड़े समूह के साथ बंदोबस्त किया गया है। जमींदारी से ही मिलता जुलता, लेकिन दोनों का मिक्सचर हो गया, किसान भी है और ज़मीन भी है। तो महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें गांव या महाल के साथ, जैसे गांव का पूरा है ना, उसको एक महाल बना दिया, तो उस महाल के साथ जो समझौता किया गया उसको कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। चलिए, एक तो ये सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है जिसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर यह था महालवाड़ी व्यवस्था। तो 51% पर रैयतवाड़ी, 30% पर महालवाड़ी, तो 19% पर स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। बंगाल में दोहरा शासन किस गवर्नर के समय लगा था? दोहरा शासन, डायरकी जब लागू हुआ था, लिखिए रॉबर्ट क्लाइव के समय दोहरा शासन लागू हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कर्जन का किया हुआ। बंगाल में लिखिए, बंगाल विभाजन कर्जन के समय किया गया। और दूसरा, चलिए ये तीनों हो गया। अब इसी बीच में लिखिए, अगला लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, वो जो ये आया था, अधिनियम आया था उसके थ्रू, ठीक है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग्स। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाने वाला कौन? कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर कि महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। 84 के 74, 74, 84 तो फिर से आ गया था। टाइम देख लीजिएगा, टाइम इशू नहीं है, किस पे चला था ये पूछेगा, टाइम नहीं पूछेगा कभी, नाम पूछेगा, ये पूछेगा। चलिए देखिए, शक्तियों का पृथक्करण पर सिद्धांत किसका था? कॉर्नवालिस। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? किस गवर्नर जनरल ने? लिखिए कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है भारत?
भारत में सिविल सेवा का जनक, 2-3 बातें जिनके बारे में महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं, ठीक है ना। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। वो यूपी पीसीएस में ही पूछा था एक बार सवाल कि वो कौन सा वाइस ये था गवर्नर जनरल जिसका कब्र भारत में है, इसी का यूपी में ही है। कहाँ पर? गाजीपुर। वेरी गुड। बंद घड़ी भी एक बार ठीक समय देती है, और इलेक्ट्रॉनिक हो तो एक बार, नहीं तो 2 बार। ठीक है ना। मृत्यु 1805 में हुआ था कॉर्नवालिस का, और गाजीपुर में ही इसका कब्र है। वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको चाकू घोंप के मारा गया था? अंडमान निकोबार, मेयो। ठीक है, चलिए लिखिए। सती प्रथा लिखिए। सती प्रथा, बालिका वध यानी शिशु बालिका वध। बालिका वध यानी कि कोई भी बालिका उसका वध करे, शिशु बालिका वध यानी कि भ्रूण हत्या। ठीक है। सती प्रथा, शिशु बालिका वध, ठगी का अंत, यह किस गवर्नर के समय हुआ? तो व्यक्ति था ना, जो अधिकारी था, बेंटिक। आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बालिका से नहीं, उसका क्या ना कार्यकाल में इसके समय हुआ था। वही चार्टर की बात है। कर्नल स्लीमैन। एक सवाल स्लीमैन पे लिख लीजिए, ठगी का अंत करने वाले अधिकारी का क्या नाम था? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन थे, कर्नल नहीं थे, कैप्टन थे। वाजिद अली शाह पर कुशासन का, ये सवाल पूछा, इसको टिक कर लीजिए। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका विलय कराने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। तुमको समझ में आ रहा है? सबका नाम सुनी हो, सब जो आदमी का नाम ले रहे हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है जो डलहौजी, कॉर्नवालिस कहाँ से आ गया? कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हैं? जैसे 2 मिनट तो समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद तो हमारा अपना संविधान और शासन है। ठीक है। 1947 के बाद हमारा अपना शासन आया, और 1950 के बाद संविधान भी आ गया। लेकिन उसके पहले एक कहानी है ना, जो विकास की कहानी कही है या जो भी कही, तो 1707 तक तो औरंगजेब था। कब से कब तक था? 1707 तक औरंगजेब था। उसके बाद इसके बाद वाले बहादुर शाह रहे, जहांदार शाह रहे, फर्रुखसियर रहे, अकबर रहे, द्वितीय रहा, फिर मोहम्मद शाह रंगीला रहा, अहमद शाह रहा, फिर आपको बहादुर शाह द्वितीय आया, जिसको बहादुर शाह जफर कहा गया। वहाँ तक यानी 1857 तक भी एक हिसाब किताब बना रहा। ठीक है, 1857 तक। लेकिन कंपनी, हमने कल बताया था कि 1600 में एक कंपनी का गठन हो गया था जो भारत में आ गई। अब ये कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मर्चेंट वाला कंपनी था ये। अब इस कंपनी ने पहले क्या किया कि कंपनी आया तो यहाँ पे फैक्ट्री बनाया, यानी ऑफिस बनाया। फैक्ट्री मतलब ऑफिस। तो पहले ऑफिस कहाँ बनाया? मछलीपट्टनम में 11 में। ठीक है, 11 में। फिर बनाया सूरत में, तो मछलीपट्टनम यहाँ पर है। भारत का यदि ऐसा नक्शा है तो मछलीपट्टनम यहाँ पर है, सूरत यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। तो ये कंपनी में, लेकिन कंपनी धीरे धीरे क्या किया कि जब फ्रांसीसी कंपनी भी आ गई तो आपस में लड़ने लगा, सब तलवार टन गया। तो कंपनी रह गया। जब लड़ाई कर रहा है तो उसको अपने जो ब्रिटेन यहाँ पर है तो उससे उसको आज्ञा लेना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। तो 20-20 साल पे उसको आज्ञा मिल रहा है। तो मान लीजिए आज्ञा मिल रहा है तो यहाँ पर कोई भी आदमी अधिकारी नियुक्त हो रहा है, कोई कर्मचारी नियुक्त हो रहा है, तो कोई व्यवस्था बन रही है, किसी को हटाया जा रहा है, किसी को चुना जा रहा है, किसी को नियुक्त किया जा रहा है। यही ना संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये जो कंपनी के बिहाफ पे जो लोग काम करते थे उनको पहले कहा गया गवर्नर। पहले क्या कहा गया? गवर्नर। तो रॉबर्ट क्लाइव ऐसा पहला गवर्नर था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? आप पढ़े होंगे कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ बाकी लोग हैं, एक तरफ कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जब लड़ता है तो कंपनी के प्रतिनिधि तौर पर तो थोड़ा लड़ता है, वो ब्रिटेन का भी कहीं ना कहीं उसमें स्टेक है, तभी ना लड़ रहा है। तो वही रॉबर्ट क्लाइव से आगे बढ़ते हुए बात क्या बढ़ी, वो केवल बंगाल तक सीमित था। उसको जब बंगाल से आगे बढ़ाया गया तो क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया वारेन सिंह, जो कि वो मुंबई में बैठता था।
यहाँ गवर्नर जब मुंबई में था, फिर हुआ कि नहीं बेंटिक के आते आते पूरा भारत का हो गया, भारत का गवर्नर। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया हुई, तो यही लोग उनके नाम है। और ऐसा कोई 10 साल रह जाएगा, कोई 5 साल रह जाएगा, जब जैसा मर्जी रहा, 4 साल 5 साल बाद भी लोग नए नए आते रहे। ऐसी एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो कभी उसी में डलहौजी आएगा, कभी उसी में हेस्टिंग्स आएगा, कभी उसी में लॉर्ड इरविन आएगा, कभी हार्डिंग आएगा। पटना में हार्डिंग पार्क देखते हैं ना, तो यह भी कभी गवर्नर था। 50 तो गवर्नर का नाम तो पटना के दाएं बाएं सड़क पे खुदा हुआ है। छोटा मोटा जगह थोड़ा है पटना। पूरे भारत में दिल्ली कब से राजधानी बनी? 11 में घोषणा, 12 से ना, तो 11 भी पकड़ लीजिए, तब भी हमारा 100 साल का इतिहास है, 110 साल। पटना कितना दिन राजधानी रहा? हर्यंक वंश से ही है, मगध साम्राज्य से ही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी भी पटना ही थी, गुप्त काल में भी पटना ही था, पाटलिपुत्र। लगभग 1000 साल, 100 साल दिल्ली राजधानी है तो पहचान में नहीं आ रहा है, 1000 साल राजधानी रहा है तो कोई पहचान ही नहीं रहा है। हम लोग उस जगह के निवासी हैं जो 1000 साल देश का राजधानी रहा। अशोक जब राजा था तो उतना बड़ा भारत तो आज भी नहीं है। अशोक जब राजा था तो कंबोडिया से लेकर अफगानिस्तान तक भारत था, अखंड भारत इतना बड़ा था। और अभी हम और पटना से उसका शासन चलता था। तो हम लोग बहुत ही बड़े जगह पर हैं, ज़रूरत है समझने की। हम लोग क्या है, कोई बाहर से आकर कहते हैं भाई तुम बहुत बड़े हो। जैसे अब थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि भिखारी ठाकुर हैं, तो भिखारी ठाकुर को लोग क्या कहता है? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। जाके कह दीजिए शेक्सपियर को भिखारी ठाकुर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्यों? उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा? जब शेक्सपियर कहने से इनका सम्मान बढ़ जा रहा है तो उनको कहिए कि भिखारी ठाकुर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, he has done quite splendidly well, हैं? तो हम दूसरा का जब नाम लगता है ना, कि अंग्रेज वाला नाम लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का कोई उसमें क्रेडिट नहीं है, नाइटिंगेल बोल दिए तब जाके क्रेडिट मिलेगा। देखिएगा कि कोई आदमी किसी को भाव नहीं देना, दुल्हन अंग्रेजी बोलने लगेगा, थोड़ा भाव मिलेगा, है ना। अरे इंग्लैंड में जो लैट्रिन साफ करता है ना, वो अंग्रेजी बोलता है। गटर में घुस के पूरा गटर से निकल जाता है, उसका बोलता है कि एम आई लुकिंग वेल, वो भी अंग्रेजी बोलता है। यस वेरी फाइन एंड अरोमा इज क्वाइट गुड, अरोमा इज क्वाइट गुड, अरोमा ही तो निकलता है ना उससे, सुगंध। ठीक है ना। चलिए लिखिए अगला। डलहौजी ने क्या किया था? वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया था। रेल के निर्माण के समय में प्रथम प्रयास डलहौजी के समय में, ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने किसके समय में? डलहौजी के समय में। सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, डलहौजी के समय। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के समय। व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, LAPSE सॉरी PSE लैप्स। व्यपगत हिंदी में क्या लिखते हैं? व्यपगत का सिद्धांत। इसी में रानी लक्ष्मीबाई को ये किया था, व्यपगत में ही। तो व्यपगत का सिद्धांत किसके समय? डलहौजी के समय, ठीक है। जैतपुर और संबलपुर सतारा का मामला किसके समय? इसी के समय, यही व्यपगत का सिद्धांत में। झांसी का मामला, नागपुर का मामला, उदयपुर का मामला, यह सारा डलहौजी के समय में ही हुआ था। भारत में तार, जो बेतार का तार, जो टेलीग्राम का था, उसका शुरुआत किसके समय? डलहौजी के समय, ठीक है। ठीक है। इसी डलहौजी जब मरने लगा ना, तो कहा था कि जो तार है ना, यही हमारा गला घोट दिया। इसी के समय शुरू हुआ था। और यह भारतीय जो है ना, कि शुरू में आया तो लगा कि भारतीयों के खिलाफ जाएगा, भारतीयों ने उसको यूज़ कर लिया। जब ट्रेन ये लोग लेकर आए थे तो कोई भारत के भलाई के लिए थोड़े लेके आए थे, कच्चा माल लेने के लिए और तैयार माल को फिर से ठेलने के लिए। इसी के लिए दिया था कि ट्रेन जाएगी तो गांव-गांव से एकदम कपास, जूट, जो भी कच्चा माल है सब लेके आ जाएगा।
और जब हम मैनचेस्टर में कपड़ा बना कर भेजेंगे तो जो हमारा कपड़ा है वो जाके गांव-गांव में बिकेगा। लेकिन आदमी क्या किया कि यहाँ पर क्रांति का बात लिखा है, उस पर चढ़ के ट्रेनों पे चले यहाँ पर। एक के दिन में यहाँ भी क्रांति फैल गई। इतना आसान तो है। पता चला कि काकोरी षड्यंत्र में भी ट्रेन का योगदान है। तो ऐसी ट्रेन को हमने अपने लिए उपयोग किया है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। चलिए, तो उसी का कथन यदि पूछ दे कि तार ने हमारा गला घोट दिया, किसका कथन है? डलहौजी का। अवध का विलय तो करा ही था। ये जो चलिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय 1856 का, ये जो सवाल कई बार पूछा है, इस बार भी महत्वपूर्ण है। 1856 का विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय? कैनिंग के समय। कब? 1856। ठीक है। इसी के समय महारानी की घोषणा, जो महारानी की घोषणा आई थी विक्टोरिया का, वो क्या था? यही लॉर्ड कैनिंग ने उसको पढ़ा था। ठीक है। कंपनी के शासन की समाप्ति के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कंपनी के शासन की समाप्ति, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय भारत जो है सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया। पहले भारत किसके अधीन था? ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। पहले एक कंपनी के अधीन था, अब क्या हो गया? अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गया। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा नहीं, ये बहुत ही बुरा हुआ। कंपनी को उखाड़ फेंकना आसान था, जिसके 4-5 हज़ार सिपाही थे, लेकिन देश से आप दुश्मन हो गए। तो अब तो ब्रिटेन के आप उपनिवेश हो गए, कॉलोनी हो गए। तो 1857 का जो विद्रोह था, यदि सफल होता तो भारत कुछ कर गुजरता, लेकिन असफल हुआ तो ये तय क्या हो गया कि भारत 100 साल और गुलाम हो गया। जो 2-4 साल में मामला आर पार हो सकता था, वो 100 साल के लिए हम गुलामी में आ गए। क्यों? क्योंकि अब कंपनी से भारत सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का गुलाम हो गया, यानी कि एक देश के गुलाम हम लोग हो गए। ठीक है। चलिए अगला लिखिए, लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो का कार्यकाल आप लोग को याद है? आपको पूरा हम सब करवाए हुए हैं, जितना भी गवर्नर जनरल है उन सबका करवाए हैं, लेकिन कुछ कुछ हम रिपीट कर दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एलनबरो का लिखिए, दास प्रथा का उन्मूलन 1843। सिंध का ब्रिटिश में प्रांत में विलय, सिंध का ब्रिटिश प्रांत में विलय। ये दो महत्वपूर्ण बातें इनके एलनबरो के समय में हुई। ज़्यादा यह है कि दास प्रथा वाला ही पूछता है। सिंध का विलय एक आध बार पूछ सकता है। अगला लिखिए, लॉर्ड मेयो, जिसको मारने की बात हुई थी। यूपीएससी पूछेगा कि, यूपीएससी नहीं, आईएएस की परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसमें मतलब कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको भारत में मारा गया? लॉर्ड मेयो। अब बीपीएससी पूछेगा कौन मारा था, नाम क्या था? शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी, वो नाम ही हो गया नहीं। हत्या कहाँ पर हुआ था? अंडमान निकोबार में। जनगणना का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। 1872 में पहली अस्थाई जनगणना करवाई थी किसने? बोलो, पहली अस्थाई जनगणना किसने करवाई थी 1872 में? मेयो। सुन नहीं पा रही हो तुम ध्यान से? ठीक है ना। कुछ वन लाइनर आंसर लिख लीजिए, जो मतलब हो सके डायरेक्ट सवाल आ जाए। हैं? लिखिए, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है? आधुनिक, पहले सवाल लिख लीजिए। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है? स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन, स्वशासन नहीं, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। चलिए, 1861 में एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के निदेशक
1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के जो है सर्वेक्षक नियुक्त हुए। कौन? पहली बार कनिंघम। देखिए एलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय, ठीक है, कर दिया गया। देखिए कर्जन के प्रशासन की तुलना हु कंपेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्जन विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औरंगजेब? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट लिखिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? कौन था उस समय गवर्नर जनरल? हार्डिंग। देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के समय कौन था गवर्नर? हार्डिंग। ये जो हार्डिंग पार्क है वही। नहीं हार्डिंग द्वितीय नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग उसको द्वितीय कहे, लिखिए हार्डिंग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? बंगाल में ये कौन सा दिल्ली दरबार था? 1911 में क्या? लिखिए बंगाल विभाजन रद्द किया गया तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लिखिए तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। चलिए अगला लिखिए। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किस? दादा भाई नौरोजी। इनकी किताब जो सिद्धांत दिया था उसका हेडिंग क्या था? उसका हेडिंग था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन उससे पहले यह छपा था एक दूसरे हेडिंग से, उसका नाम था, लिखिए इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। किताब का नाम था, हम लिख दे रहे हैं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड का कर्जा खाया हुआ भारत, नहीं। और एक जो किताब जो इनकी प्रसिद्ध है वो क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या था? मतलब ये क्या था? धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या था? हाँ, हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा से निचोड़ती है और कहाँ गिराती है? थेम्स नदी में। गंगा भारत की नदी है और थेम्स इंग्लैंड की नदी है। और प्रणाली क्या है? मान लीजिए यह स्पंज है, इसको हम पानी में डुबा दिए भारत में, जाके निचोड़ दिए इंग्लैंड में, तो यहाँ का सारा मलाई वहाँ चला गया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लूट हो रही थी। तो ऐसे सिद्धांत के प्रतिपादक रहे दादा भाई नौरोजी। लेकिन ऐसे ही विचार रखने वाले और भी लोग थे, उनका नाम लिख लीजिए। एक का नाम था महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। अगले व्यक्ति थे रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। अब सवाल पूछेगा आरसी दत्त की किताब का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार के गेस्ट पीटी के गेस्ट में से है आरसी दत्त के किताब का नाम। इसको आप लोग एक मार्क बना लीजिए अपने लिए, जो जहाँ भी हम ये बात बोलते हैं ना वहाँ पे वो मार्क लगा लीजिए कुछ भी। ये सवाल आपका जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ रुक के देख लीजिए, ताकि वो स्थायी वाले ब्रैकेट में रहे, निश्चित वाले ब्रैकेट में रहे, केवल ज्ञात वाले में न रहे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त की किताब का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख लेंगे या लिख दें? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय आरसी दत्त। कलकत्ता, ये कांग्रेस अधिवेशन भी आप लोग किए हैं, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन इसी संदर्भ में लिखवा दे रहे हैं कि कलकत्ता का जो 1896 वाला अधिवेशन था उसमें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब आइए 1857 की क्रांति में। सबसे पहले कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? बैरकपुर। चलिए लिखिए इसके 1857 की क्रांति का कारण। 1857 की क्रांति का कारण लिखिए चर्बी वाला कारतूस। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस।
सैनिकों को कहा गया कि आपको एक ऐसा कारतूस मुंह से निकालना है जिसमें हल्ला हो गया, सत्य था कि नहीं था पता नहीं, गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ, मतलब एक साथ गाय का भी और सूअर का भी। तो बैरकपुर में लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ऐसा। तो उसी में एक पद होता है, एडुजेंट बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? एडुजेंट। तो अपने एडुजेंट को मार दिया किसने? मंगल पांडे ने। तो विद्रोह किया, विरोध किया और फिर मार दिया मंगल पांडे ने। और विद्रोह या विरोध शुरू होना था किसी और दिन, हो गया किसी और दिन, समय से पूर्व ही स्टार्ट हो गया। तभी मेरठ तक बात पहुंची। हाँ, 10 मई को मेरठ में हुआ था। ठीक है। इसका कारण है ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। तात्कालिक कारण है चर्बी और कारतूस। मतलब ये नहीं कि कारण यदि पूछे और ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ दे दे तो आप मार दीजिएगा चर्बी कारतूस। कारण क्या है? ब्रिटिश सरकार की घिनौनी नीतियाँ कहिए, नीच नीतियाँ कहिए, या उनके भारत के लिए अलाभकारी नीतियाँ कहिए। ठीक है। लेकिन तात्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाले कारतूस। शुरू कब हुआ? 10 मई से मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से 10 मई से। 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसमें 2 प्रतीक चिन्ह बनाए गए। इस आंदोलन में 2 प्रतीक चिन्ह थे। क्या क्या? कमल और रोटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल और रोटी। इस विद्रोह का अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। स्वतः स्फूर्त तो नहीं था, नेतृत्व वाला था। तो इस विद्रोह में कोई एक बड़ा नेता उभर जाता तो काम हो जाता। मेन इसकी समस्या रही कि कोई एक बड़ा नेता नहीं उभर पाया। अलग अलग जगह पे उनके तात्कालिक और स्थानीय कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो लिखिए बरेली, पहले 4-5 जगह का नाम लिखिए। बरेली, बरेली के नीचे लिखिए झांसी, बरेली के नीचे लिखिए झांसी, झांसी के नीचे लिखिए लखनऊ, थोड़ा तेज लिखिए। उसके नीचे कानपुर, कानपुर के नीचे जगदीशपुर, जगदीशपुर के नीचे असम और असम के नीचे फैजाबाद। बरेली, झांसी, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, असम और फैजाबाद। बरेली, झांसी, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, असम और फैजाबाद। लिखिए बरेली में खान बहादुर। बरेली में कौन था? खान बहादुर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में धोंधो पंत। यही नाना साहेब और धोंधो पंत। ठीक है। जगदीशपुर यानी आरा, आरा में कुंवर सिंह। असम में मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। खासी विद्रोह, को से कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, गोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह, संताल। ये क्रम है, इसी क्रम से। ठीक है। इसके पहले सन्यासी विद्रोह है, लेकिन वो चूंकि किसान नेचर का विद्रोह है इसलिए उसको नहीं दिए हैं। यदि चावल के कहिएगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इन 6 विद्रोहों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मोबाइल का प्रयोग करके इन 6 विद्रोहों का इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं कि नहीं, ये अभी हमको देखना है। क्योंकि कहीं भी कोई धुन बजता है कहीं दूसरे जगह, दूसरे देश में, उस धुन को भी हम लोग खोज के गुनगुना देते हैं। लेकिन जिस धुन पर हमारा ज़िंदगी भर एकदम धनाधन चलेगा, उसको खोज पा रहे कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो धनाधन। ठीक है, कल फिर मिलते हैं।